हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। यस, डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन मॉड्यूल बी के चैप्टर 27 को लेकर के है, जो डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर है। सो डॉक्यूमेंटेशन को हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज उसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, यानी दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई देयर इज़ नीड फॉर डॉक्यूमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों होती है? क्रेडिट मैनेजमेंट इन ए बैंक हैवीली रिलाइज ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग इट ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लेंडिंग प्रोसेस। सो बैंकों का जो क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोसेस है, बैंकों का जो क्रेडिट मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरियस लीगल एनेक्टमेंट्स सच एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट द लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस ऑफ द बैंकर्स। तो ये कुछ लॉ है इंडिया के जिसको हम लीगल एनेक्टमेंट्स कहते हैं। इनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनमें पार्टनरशिप एक्ट है, इनमें कंपनीज एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट है। ये सारे के सारे लोन डॉक्यूमेंटेशन जो प्रैक्टिस हैं इंडियन बैंकर्स की, उनको इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जब भी हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को बनाना है तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी पार्टनरशिप के साथ डील करेंगे तो हमें पार्टनरशिप एक्ट के साथ जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करना होगा। कंपनीज के जब हम अकाउंट ओपन करेंगे, कंपनी के साथ डील करेंगे तो हमें कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोन डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दो केसेस हमें इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने कोर्ट में जाना है, सूट फाइल करना है बोरोर्स के अगेंस्ट टू रिकवर द लोन, तो हमें लिमिटेशन एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से कई सारे हमारे लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, कई हमारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लॉकर एग्रीमेंट है, तो टर्म लोन्स हैं, कैश क्रेडिट लोन्स हैं, तो उनमें हमें स्टैंप एक्ट के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होगी। यानी ये सारे के सारे लोन्स in one or the other forms, they are impacted by these laws of the country. Whenever a loan facility is extended, adherence to these enactments is imperative. तो जब भी हम कोई लोन देंगे किसी बोरोर को, तो इनका जो कंप्लायंस है, इनका जो एडहेरेंस है, ये डिफरेंट जो लॉ है वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है, उसके बगैर चारा नहीं है। Failure to comply with their provisions may render the documents invalid and ineffect. अगर हम इन लॉ का कंप्लायंस नहीं करेंगे, इफ़ वी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दीज लॉज, इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं, अगर हम उनके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेंगे तो उससे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? जो भी डॉक्यूमेंट हमने लिए हैं वो डॉक्यूमेंट हमारे इनवैलिड माने जाएंगे और वो इनइफेक्टिव माने जाएंगे। और जब वो इनवैलिड माने जाएंगे, इनइफेक्टिव माने जाएंगे, तो हम कोर्ट में जाके
सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। An illustrative example is when a loan is granted to a minor for reasons other than their necessities. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक माइनर को गिवन लोन के लिए। माइनर को जो भी हम लोन देंगे उसमें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। सो माइनर को लोन देंगे तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा। एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक होगा, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सेक्शन 11 है, सो सेक्शन 11 के प्रोविजंस क्या हैं कि माइनर को अगर आप लोन देते हैं और उससे जो आप एग्रीमेंट लेंगे तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज माइनर जो हैं दे आर नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, दे आर नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसीलिए अगर आप माइनर को लोन देते हैं तो उस केस में आपका लोन रिकवरेबल नहीं बनेगा। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम ये प्रोविजन भी करता है कि अगर उसको दिया हुआ लोन उसकी नेसेसिटीज के लिए है, माइनर की नेसेसिटीज होती हैं, उन नेसेसिटीज को मीट करने के लिए अगर वो लोन दिया जाए तो फिर वो लोन माइनर से रिकवरेबल नहीं है, माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवरेबल है। तो इसीलिए अगर हम इन लॉस की कंप्लायंस नहीं करते, फॉर एग्जांपल हम लिमिटेशन एक्ट का कंप्लायंस नहीं करते, यहाँ पे लिमिटेड पीरियड हमारे पास होता है टू फाइल द सूट। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम सूट फाइल नहीं करेंगे तो फिर हम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। अगर हमने इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की तो कोर्ट हमारे सूट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अगर हमने कंपनी को लोन दिया और चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे। तो जितने भी ये लॉ हैं इनका कंप्लायंस अगर प्रोविजंस का हम नहीं करते तो हमारे डॉक्यूमेंट इनवैलिड बन जाएंगे, इनइफेक्टिव बन जाएंगे, एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइल सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। In such cases, the documents executed may not hold any legal weight as contract with the minor are void ab initio in accordance with Indian Contract Act. तो इस केस में जो हम माइनर की एग्जाम्पल ले रहे थे, इन केसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं वो लीगल वेट नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है एब इनिशियो। वाइड मीन्स इलीगल, एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये प्रोविजन कहाँ पे है? ये प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। आई होप इस पार्ट को हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। Need for proper document in credit management arises because of several reasons. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेने की जो ज़रूरत है क्रेडिट मैनेजमेंट के अंतर्गत, उसके कई सारे रीजंस हैं। तो देखें क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरर। अगर हमने बोरर को आइडेंटिफाई करना है तो डॉक्यूमेंट हमारी हेल्प करेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट में हम फोटोग्राफ लेते हैं और फोटोग्राफ से और उससे जो हमने दूसरे डॉक्यूमेंट लिए, आधार लिया या केवाईसी पर्पस के लिए कोई और डॉक्यूमेंट लिया, तो हम आसानी से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हम सही पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, सही पर्सन से रिकवरी कर सकते हैं, सही पर्सन के अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं अगर हमें डिफ़ॉल्ट की पोजीशन नज़र आती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट बोरर को आइडेंटिफाई करने में और साथ में उसकी एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी उसको भी डिटरमिन करते हैं। कैसे एलिजिबिलिटी को कैसे डिटरमिन करते हैं? क्योंकि
आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता चल जाएगा। अगर वो माइनर है तो हम उसको लोन नहीं देंगे, अगर वो मेजर है तो फिर वो लोन लेने के लिए एलिजिबल बन जाएगा। तो पहला पार्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन। नो सेकंड रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटी। Documentation establishes nature of the security provided, securing bank's interest. सो जो हम डॉक्यूमेंट लेंगे उसमें हमने सिक्योरिटी की डिटेल्स प्रोवाइड की होंगी। ये सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी भी हो सकती है, यानी वो एसेट जो लोन से परचेज किए गए, और ये कोलेटरल भी हो सकती है, यानी ऐसे एसेट की सिक्योरिटी जो पहले से उसके पास मौजूद हैं और वो उसने हमें ऑफर की है एज अ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसके बेसिस के ऊपर हम नेचर ऑफ सिक्योरिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जिससे हमारा इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहेगा। तो ये दूसरा पर्पस है, दूसरी नीड है for obtaining proper documents. Third, written evidence of lending transactions. Documents serve as tangible evidence of the lending transaction carried out by the bank. कल को अगर हमने कोर्ट में सूट फाइल किया तो सूट फाइल करने के समय सम टाइम बोरोर से कि ये तो ट्रांजैक्शंस हुई नहीं, उसने तो ये लोन लिया ही नहीं है, या लोन उसने लिया लेकिन ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बैंक ने अपने आप जनरेट की हैं, मैंने ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं की। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो इस बात का सबूत होगा, इस बात का प्रूफ होगा, टेंजिबल एविडेंस होगा कि जो ट्रांजैक्शन कैरी की बैंक ने वो ट्रांजैक्शन दोज वर ऑन ऑथोराइजेशन ऑफ द बोरोर। तो बोरोर की ऑथोराइजेशन के बेसिस के ऊपर वो ट्रांजैक्शंस कैरी हुई, तो उसके अंदर उसके चेक्स होंगे, उसके अंदर उसकी दूसरी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके अंदर उसके एग्रीमेंट्स होंगे। तो जितनी भी लैंडिंग ट्रांजैक्शंस कल हम प्रूव करेंगे कोर्ट में जा करके, उनका एविडेंस हमें मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में। सो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हमारे लेजर्स के अंदर हमें मिलेंगी, और जो एग्रीमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो एग्रीमेंट है वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल रहेगा। तो दिस इज अनदर नेसेसिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। Ensuring loan repayment. Proper documentation help us in ensuring timely repayment of the loan by the borrower or the guarantor. लोन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने रीपेमेंट शेड्यूल बनाया होता है। अगर वो टर्म लोन है तो इंस्टॉलमेंट कब शुरू होगी, इंटरेस्ट वो कैसे पे करेगा, बुलेट पेमेंट होगा या ईएमआई होगा, ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ईएमआई होगा या प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों के लिए ईएमआई होगा, रीपेमेंट का डेट कौन सा होगा, अगर बोरोर ने लोन रीपे नहीं किया तो ग्रंटर से रिलेटेड हमारा एग्रीमेंट क्या होगा। यानी अगर हमने लोन की रिकवरी करनी है तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नो लीगल रिकोर्स फॉर नॉन पेमेंट। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बोरोर or the guarantor, documented evidence enables the bank to take legal measures for the loan recovery. So अगर डिफॉल्ट होता है, बोरोर लोन रीपे नहीं करता, ग्रंटर भी लोन को रीपे नहीं करता, तो हमें जाना पड़ेगा कोर्ट, और कोर्ट में जाने के लिए वी नीड दीज डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शन का डिटेल्स होंगी, जिसके बेसिस में हम कोर्ट में जा कर के प्रूव करेंगे, हम कोर्ट को एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर हम रिकवरी कर पाएंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, हम कोर्ट में अपने केस को प्रूव नहीं कर पाएंगे एंड लोन की रिकवरी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। वन मोर, क्रिएशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी। अगर हमने वैलिड चार्ज क्रिएट करना है ओवर द सिक्योरिटी तो उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाय डॉक्यूमेंटिंग द ट्रांजैक्शन द बैंक कैन क्रिएट ए लीगली एनफोर्सेबल सिक्योरिटी इन इट्स फेवर। सो डॉक्यूमेंटेशन लेकर के ही हम लीगल चार्ज
सिक्योरिटी के ऊपर क्रिएट कर पाएंगे अपने फेवर में। दिस डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ए चार्ज ऑन द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द बोरोअर। Without such legally binding documentation, bank would face difficulty in proving its claim in the court of law. So अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो कोर्ट के अंदर जा करके हमें डिफिकल्टीज आएंगी, हम अपने क्लेम को प्रूव नहीं कर पाएंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और उस केस में हम लोन की रिकवरी नहीं कर पाएंगे बाय सेल ऑफ दोज सिक्योरिटीज। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वैलिड डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है और वैलिड चार्ज भी क्रिएट करता है। सो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वो चार्ज को क्रिएट करने के लिए तो वी नीड द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी की सारी जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। फ्री डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब के ऊपर हम सभी पेपर्स के लिए कर रहे हैं। जीआईबी के सभी पेपर्स के लिए, सीआईबी के सभी पेपर्स के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, इसके बेस्ड क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, देन केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इनका बेनिफिट अगर आपने लेना है तो डेली बेसिस के ऊपर ये फ्री डेली लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है ऑन आवर चैनल, वही चैनल जिसको इस समय आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट लें एंड ऑल दीज आर फ्री टू यू। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हम अभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करेंगे। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इन क्रेडिट मैनेजमेंट फॉर ए बैंक। सो बैंक जो डॉक्यूमेंट्स लेता है उसमें प्राइमरी पर्पस क्या रहता है। अलग अलग पर्पस हैं, जो बेसिक पर्पस है वो क्या होता है वो हमें बताना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, बोरोर का आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन, रिटर्न एविडेंस ऑफ लैंडिंग ट्रांजैक्शंस, एंश्योरिंग लोन रीपेमेंट। हमने बताना है प्राइमरी पर्पस, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो हम डॉक्यूमेंट लेते हैं तो इनमें कौन सी ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगती है जो प्राइमरी पर्पस को फुलफिल करे। सो व्हाट इज प्राइमरी पर्पस, कौन सा ऑप्शन इसमें प्राइमरी पर्पस की कंडीशन को फुलफिल करती है। तो प्राइमरी पर्पस हमारा रहता है रिटर्न एविडेंस ऑफ द लैंडिंग ट्रांजैक्शन। जो लोन हमने दिया है उस लोन का ये रिटर्न प्रूफ है, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है, रिटर्न प्रूफ क्रिएट करना। बाकी सेकेंडरी हैं, बोरोर को आइडेंटिफाई करना है, उसका सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन है, लोन का रीपेमेंट हमने सुनिश्चित करना है, ये सेकेंडरी पर्पस हैं। तो प्राइमरी पर्पस है हमारे पास लैंडिंग ट्रांजैक्शन का रिटर्न एविडेंस होना। क्वेश्चन नंबर 2, विच लीगल एनेक्टमेंट में रेंडर द लोन डॉक्यूमेंट इनवैलिड एंड इनइफेक्टिव इफ नॉट एडहेयर टू। कौन सा वो लॉ है, कौन सा वो एक्ट है, तो अगर हम उसकी कंप्लायंस नहीं की तो हमारे लोन डॉक्यूमेंट को इनवैलिड या इनइफेक्टिव डिक्लेयर कर देगा। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। तो कौन सा एक्ट है विच विल रेंडर द लोन डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड, जो लोन डॉक्यूमेंट को इनवैलिड करार दे देगा। हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से वो लॉ। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट है। तो ये कौन सा एक्ट है। यस, व्हाट विल बी आवर आंसर हियर, जो लोन डॉक्यूमेंट को इनवैलिड इनइफेक्टिव बना देगा। बेसिकली ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही हम एग्रीमेंट करते हैं। अगर हमने एग्रीमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं किया, इस एक्ट के मुताबिक, तो लोन डॉक्यूमेंट रेंडर हो जाएंगे इनवैलिड। वैसे उतना ही इंपॉर्टेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है,
कंपनी का स्पेसिफिक है, पार्टनरशिप का स्पेसिफिक है। तो अगर हमने इसमें कोई एक इम्पॉर्टेंट आंसर देना है मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अदरवाइज फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी, ये हमारे इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे। क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जब तक हम डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो देयर कुड बी इशू। तो उस केस में ये सारे के सारे एक्ट ही रेलिवेंट बन जाते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन में। लेकिन अगर हम जनरल बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन मे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर बी कंसिडर्ड वाइड एब इनिशियो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम कब वाइड मानेंगे, इलीगल मानेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। व्हेन माइनर इज इन्वॉल्व इन द क्रेडिट फैसिलिटी, व्हेन माइनर हैज एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट फॉर ए लोन, व्हेन माइनर्स नेसेसिटीज आर इन्वॉल्व, व्हेन माइनर इज इनएलिजिबल फॉर ए क्रेडिट फैसिलिटी। तो व्हेन मे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर बी कंसिडर्ड वाइड एब इनिशियो, तो किस केस में ये सिचुएशन अराइज होगी। तो इनमें कौन सा हमारा ऑप्शन आंसर बनता है? व्हेन माइनर इज इन्वॉल्व इन ए क्रेडिट फैसिलिटी, या माइनर ने लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए हैं, या माइनर को लोन हमने नेसेसिटीज के लिए दिया है, या माइनर इनएलिजिबल है फॉर ए क्रेडिट लोन, क्रेडिट फैसिलिटी। तो इनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनता है ये हमें बताना है। सो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा बेस्ट आंसर बनता है व्हेन माइनर्स एंड नेसेसिटीज आर इन्वॉल्व्ड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर मे बी कंसिडर्ड। इनफैक्ट द क्वेश्चन होना चाहिए मे नॉट बी कंसिडर्ड। जब उसको वाइड नहीं माना जाएगा, तो अगर हम लोन उसको नेसेसिटीज के लिए देते हैं तो फिर वो वाइड नहीं माना जाता। लेकिन उस केस में हम रिकवरी किससे करते हैं? हम रिकवरी करते हैं उसमें माइनर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे वर्ड नॉट भी साथ में आना चाहिए, नॉट कंसिडर्ड वाइड। Why is it essential to identify the security provided by the borrower in credit management? सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर? टू इस्टेब्लिश बोरर्स एलिजिबिलिटी, टू सिक्योर बैंक इंटरेस्ट, टू फैसिलिटेट लोन रीपेमेंट, टू क्रिएट वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी। तो हमने बताना है इनमें से क्यों एसेंशियल है सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना। सो हम लोन डॉक्यूमेंट लेते हैं सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट एसेंशियल? देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनती है। सो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमने बैंक के इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, हमने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना है। तो अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सी सिक्योरिटी के ऊपर हमने चार्ज क्रिएट करना है, तो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। टू सिक्योर बैंक इंटरेस्ट इट इज एसेंशियल दैट सिक्योरिटी शुड बी आइडेंटिफाइएबल। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? नो, फ्री लाइव क्लास काफ़ी नहीं होती, क्योंकि पास होने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होता है, और फ्री लाइव क्लास में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन दिस क्लास इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू इंक्रीज योर स्कोर। आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सिलेबस आपको कवर करना होगा अगर आपने ग्रांटेड पास करना है अपने आप को, और उस पर्पज़ के लिए आप अगर IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, ये बुक्स अच्छी हैं लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं जो हमारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं? दीज आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, स्टूडेंट्स को उनमें रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी लगती है, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं।
जिनके चलते उनका लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है और इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत थोड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, सो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती या केस स्टडीज भी इसमें नहीं हमें मिल पाती। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे वेरी लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स। तो अगर हमारे वीडियो लेसन्स को आप यूज़ करते हैं तो वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसान करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हो, क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हो, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती है और आपका टाइम भी बच जाता है, जिसके चलते आप फुल सिलेबस को कवर कर पाते हो। हमारा क्वेश्चन बैंक तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसके चलते आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकेगी। अब ये अवेलेबल कहाँ है? ये अवेलेबल एट ए वेरी लो प्राइस थ्रू अवर वेबसाइट। सो हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। वहीं पे हमारी ऐप का डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बोरर और ग्रंटर, व्हाट डज डॉक्यूमेंट एविडेंस एनेबल द बैंक टू डू? अगर बोरर नॉन रीपेमेंट करता है या ग्रंटर पे नहीं करता है, व्हाट डज डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जो हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्रिएट किया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर बैंक क्या कर सकता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। फोरक्लोज द लोन इमीडिएटली, टेक लीगल एक्शन फॉर लोन रिकवरी, टर्मिनेट द लोन फैसिलिटी, रिपोर्ट द बोरोर टू क्रेडिट ब्यूरोज। तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस के ऊपर इनमें से हम क्या कर सकते हैं? तो लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं, लोन की रिकवरी के लिए लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, लोन फैसिलिटी को टर्मिनेट कर सकते हैं या क्रेडिट ब्यूरोज उनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, उसके बेसिस के ऊपर फ्रेंड, उसके बेसिस के ऊपर हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, वी विल गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, सो वी कैन टेक लीगल एक्शन। हाउ कैन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प द बैंक इन एस्टैब्लिशिंग ए चार्ज ऑन द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द बोरोर? सो अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो उसकी हेल्प से हम किस प्रकार से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमारा चार्ज है सिक्योरिटी के ऊपर? बाय क्रिएटिंग वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी, by ensuring loan repayment, by providing tangible evidence of the lending transaction, या by facilitating identification of the borrower. So how can proper documentation help the bank in establishing charge on the security? तो कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट बनेगा? So which option shall be correct? So इसमें हमारी जो ऑप्शन करेक्ट बनती है वो बनती है ए, क्योंकि हम वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करेंगे उसके बेसिस के ऊपर। सो वी विल बी क्रिएटिंग वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी एंड चार्ज ओवर दैट सिक्योरिटी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what potential issue could the bank face in absence of legally binding documentation? अगर हमारे पास लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो पॉसिबली बैंक किस प्रकार के इशू को फेस करेगा? डिफिकल्टी इन प्रूविंग इट्स क्लेम बिफोर द कोर्ट, इन एलिजिबिलिटी टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज, इन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द बोरर, या लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द बोरर। तो बैंक को किस प्रकार का इशू पॉसिबली फेस करना पड़ेगा अगर हमारे पास लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए क्या आंसर बनता है। व्हाट आंसर विल बी देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? सो हमें डिफिकल्टी होगी कोर्ट के सामने अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए। हम कोर्ट में प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि हमने ये लोन दिया था और फिर
हम लोन की रिकवरी कोर्ट से ऑर्डर नहीं ले पाएंगे, तो ये डिफिकल्टी हमें होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल एनैक्टमेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट द लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस ऑफ द बैंकर्स। तो कौन सी लीगल एनैक्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस ऑफ द बैंकर्स को? इंडियन स्टैंप एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लोन डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को। तो कौन कौन सी एनैक्टमेंट्स हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें, ये सारी की सारी ही एनैक्टमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट करती हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन को। इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक हमें इन टाइम सूट फाइल करना होता है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक हमने चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक हमने मॉर्गेज एटसेट्रा की रजिस्ट्रेशन करवानी है। यानी ये सारे के सारे वो एनैक्टमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के लिए इम्पोर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं फॉर लोन। व्हेन ए बैंकर प्रोसेसेस ए लोन एप्लीकेशन, दे टिपिकली एनकाउंटर सेवरल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ईच सर्विंग स्पेसिफिक पर्पस। सो जब भी बैंक लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है तो उनके सामने डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो डॉक्यूमेंट अलग अलग पर्पस को सर्व करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इन डॉक्यूमेंट में हमारे पास डिमांड प्रोमिसरी नोट हो सकता है, इनमें हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, इनमें हमारे पास एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, इनमें हमारे पास फॉर्म्स हो सकते हैं। सो जैसे डिमांड प्रोमिसरी नोट है, तो जब भी हमने ओवरड्राफ्ट देना है, जब भी हमने डिमांड लोन देना है, तो वी ऑब्टेन डिमांड प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली हम नहीं लेते हैं, इनको डिस्काउंट करते हैं। एग्रीमेंट्स हम हर लोन के अंदर लेते हैं। सो देयर इज ए लोन एग्रीमेंट। हम टर्म लोन लें, हम कैश क्रेडिट लें, हम प्री शिपमेंट लोन लें, पोस्ट शिपमेंट लोन लें, तो सभी केसेस के अंदर हमें लोन डॉक्यूमेंट के कॉन्टैक्ट्स लेने पड़ते हैं। और कुछ फॉर्म्स हम लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट के साथ साथ, एग्रीमेंट के साथ साथ कुछ फॉर्म्स भी हम ऑब्टेन करते हैं फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी, यानी अलग अलग हमारे पास ये फॉर्म्स हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल्स हम आने वाले लेसन्स में करने वाले हैं, तो आपने किसी भी लेसन को मिस नहीं करना है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वहीं से हम उसको आंसर कर देंगे। आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं, वहीं से हम आपको हेल्प कर देंगे। आज का लेसन अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं किसी सेशन को तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर हो सके तो इसको शेयर करें अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना, सो दैट आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ हैं उनमें हम कंटिन्यू करेंगे इन अदर सेशंस। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।